नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोल्हारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल यहां प्रियंका गांधी आई होंगी, उन्होंने सच्चाई नहीं बोली होंगी। उन्होंने विकास सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, आतंकवाद नक्सलवाद के बारे में नहीं कहा होगा, क्योंकि वे तो बांटने के लिए आए हैं। साथ ही योगी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे उम्रदराज हैं, लेकिन सच नहीं बोलते हैं। और वहीं महाराष्ट्र में आगामी 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। चुनावी माहौल गर्म है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोल्हारपुर में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रियंका गांधी आई होंगी, उन्होंने सच्चाई नहीं बोली होंगी। उन्होंने विकास सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, आतंकवाद नक्सलवाद के बारे में नहीं कहा होगा, क्योंकि वे तो बांटने के लिए आए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उम्रदराज हैं, लेकिन सच नहीं बोलते हैं। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। कल यहां पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी आई होंगी, वो भी सच्चाई को नहीं बोली होंगी। उन्होंने विकास के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, आतंकवाद के बारे में नहीं कहा होगा, नक्सलवाद के बारे में नहीं कहा होगा, क्योंकि वे तो बांटने के लिए आए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उम्रदराज हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। बहन और भाइयों, उसी सच्चाई से अवगत कराने के लिए मैं आया हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव आज के कर्नाटक के बीदर जनपद में बारावती गांव है, और बारावती गांव को 1947 में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां, उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। खड़गे जी, सच्चाई को स्वीकार करिए, जनता जनार्दन के बारे में सच बताइए कि निजाम था कौन, ये निजाम था कौन और इसके रजाकार थे कौन, जिन्होंने निर्ममता पूर्वक हिंदुओं का कत्लेआम किया था। क्यों नहीं आप उस सच्चाई को जनता के सामने रखते हैं? कांग्रेस के नेतृत्व के भय से, अरे आप तो स्वयं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आपको सच्चाई बोलनी चाहिए कि नहीं, निजाम के रजाकारों ने, निजाम का रजाकार कोई और नहीं था, ये निजाम के रजाकार वही कट्टरपंथी मुस्लिम हैं जो आज भी जगह जगह, कहीं गणपति महोत्सव पर, कहीं रामनवमी की शोभा यात्रा पर, और कहीं पर हमारी आस्था और सम्मान के प्रतीक विशालगढ़ जैसे किलों पर कब्जा करके भारत को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहन और भाइयों, ये कांग्रेस के अंदर अंग्रेजों का ही जीन्स आया है, और इसीलिए कह रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ये महाअघाड़ी गठबंधन बांटने की राजनीति कर रहा है, ये जाति के नाम पे बांटेगा।
और वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने वाले हैं, जबकि नतीजे 23 नवंबर को किए जाएंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में चौथे दिन चुनावी प्रचार में उतरे। पुणे में मुख्यमंत्री योगी ने एक रैली को संबोधित किया कि महाराष्ट्र का पूरा राष्ट्र कृतज्ञ भाव से सम्मान करता है, क्योंकि यही महाराष्ट्र है स्वराज की स्थापना कैसे होनी चाहिए हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की धरती से करके दिखाया। एक देश के रूप में अटक से कटक तक भारत को कैसे रहना चाहिए, पेशवा बाजीराव ने इसी धरती से सिखाया। बहनों और भाइयों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। गणनायक से लेकर के लोकनायक की यात्रा करने वाले बाल गंगाधर की तिलक की पावन धरा है, ये महाराष्ट्र ने देश को दिया है। बहनों और भाइयों, सामाजिक समता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ता प्रदान करनी है, महात्मा फुले ने यहीं से संदेश दिया था। महिला शिक्षा भारत के सशक्तिकरण के आधार बनेगी, सावित्रीबाई फुले ने यहीं से संदेश दिया था। 1857 की क्रांति एक क्रांति नहीं, भारत का प्रथम स्वतंत्र समर है। वीर सावरकर इसी धरती की उपस्थिति, जिन्होंने 1857 के देश की आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर की संज्ञा देकर के उसे इतिहास के पन्नों में अमर बनाया था। और एक विधान सब है समान, इस संदेश को देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसी पावन धरा से हमें देश को प्राप्त हुए थे। और इसीलिए महाराष्ट्र की धरती को बांटने की जो कुत्सित चेष्टा एक कांग्रेस के लोगों के द्वारा, महाअनाड़ी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है, उसके प्रति सचेत करने के लिए मैं आया हूं। और वहीं महाराष्ट्र के कराड़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल लोगों को विभाजित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी में अंग्रेजों का डीएनए घुस गया है। कांग्रेस का इतिहास तो बांटने का ही रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने देश को बांटा, हिंदू समाज को बांटा, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। कांग्रेस के अंदर लगता है अंग्रेजों का डीएनए आ गया है। जो बांटो और फूट डालो, राज करो की नीति पर चल रही थी, वही कार्य आज कांग्रेस कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैंने कहा बटे थे, तो यहां पर मैं देखता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित हुए तमाम गढ़ और किले, जो इस क्षेत्र के वैभव को, यहां के गौरव को बढ़ाने के प्रतीक हैं, उन सब पर अतिक्रमण होता है। हम बटे थे तो बप्पा रावल की गणपति की शोभा यात्रा पर पथराव होता है, रामनवमी की शोभा यात्रा पे पथराव होता है। और इसलिए अब बंटना नहीं है। बटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस भाव के साथ अब हमें इस चुनावी समर में पूरे देश को एकजुट करने के लिए फिर से कार्य करना है।
और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी समझौता ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान भारत और नाइजीरिया के बीच एमओयू का आदान प्रदान किया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंचे हुए हैं, जहां पर दोनों देशों के बीच एमओयू पर साइन हुआ है। उसी के आदान प्रदान की तस्वीरें भी आपको दिखा दें, जहां पर एमओयू को आदान प्रदान भी किया जा रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया ने रविवार को अपना दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं विदेश मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि ने कहा कि छात्रवृत्ति और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से क्षमता निर्माण से आईटीईसी कार्यक्रम के तहत नाइजीरिया और भारत दोनों में नाइजीरियाई छात्रों को काफी फायदा हुआ है। दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। भारत नाइजीरिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान की मान्यता में राष्ट्रपति टिनुबू ने प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया। Capacity building with a large number of scholarship and digital education methods, Nigerian students have availed significant facilities both in this country and also in India under the ITEC program. Both leaders have also discussed global and regional issues, and in that context they have reiterated their commitment to further deepen their commitment to the Global South and how to take forward the agenda of the Global South in the global discourse, particularly to meet the aspirations of developing countries. In keeping with the very special ties shared between India and Nigeria, President Tinubu conferred on Honorable Prime Minister Modi the highest award of the Order of Niger, the Grand Commander of the Order of Niger, for his contribution to strengthening India-Nigeria ties. Prime Minister Modi is the first foreign leader to be conferred this national award since 1969. While accepting the award, Prime Minister dedicated the honor to India-Nigeria friendship and to the people of India. During the talks, there have been exchanges of 3 memorandum of understandings covering the areas of cultural exchange program, customs cooperation and survey cooperation. President Tinubu hosted a state banquet in honor of Prime Minister Modi. In short, while from now Prime Minister will address a gathering of the Indian community in Nigeria, as you are aware, the Indian diaspora has deep roots in Nigeria. There are about 60,000 Indian diaspora in Nigeria, who are involved very successfully in several areas of the economic cooperation and partnerships. They have been living in this country for several decades, and their contribution to Nigerian society is widely recognized. In the evening, later, Prime Minister will depart Abuja for Rio de Janeiro to participate in the G20 summit, where Nigeria has also been invited as a guest country. और वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान पीएम को देखने के लिए भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और आज जब मैं आपके बीच आया हूं, तो नाइजीरिया की सरकार को इनके निर्माण में सहयोग के लिए मैं हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आभार भी व्यक्त करूंगा। साथियों, भारत जब आजाद हुआ था तो अनेक प्रकार की चुनौतियां थी। आजादी के बाद हमारे पूर्वजों ने उन चुनौतियों से बाहर निकालने के लिए अनेक अथक परिश्रम किया, और आज भारत की तेज प्रगति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? आपके कानों पे आता है कि नहीं है? जो कानों पे आता है वो जुबान पे आता है कि नहीं आता है?
जो जुबान पे आता है वो दिल में बसता है कि नहीं बसता है? भारत की उपलब्धि पर हम सभी भारतीयों को गर्व होता है। आप बताइए, आपको भी गर्व होता है कि नहीं होता है? जब भारत का चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आप भी उस दिन आंखें फाड़ करके टीवी के सामने बैठे थे कि बैठे थे? जब भारत का मंगलयान मंगल पर पहुंचा तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? जब आप मेड इन इंडिया फाइटर प्लेन तेजस को देखते हैं, जब आप मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को देखते हैं तो आपको गर्व होता है कि नहीं होता? आज भारत स्पेस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर के हेल्थ केयर तक दुनिया के बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहा है। आप सभी जानते हैं, गुलामी के लंबे कालखंड ने हमारी इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया था। चुनौतियों से लड़ते हुए आजादी के बाद के 60 साल में, 6 दशक में भारत की अर्थव्यवस्था ने $1 ट्रिलियन का पड़ाव पार किया। कितने वर्षों में? भूल गए। कितने वर्षों में? कितने दशक? 6 दशक में कितना? मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। हम भारतीय डटे रहे और ताली अब बजानी है। ऐसे ही बजाओगे क्या? आपने ताली तो बजा दी, लेकिन कारण तो मैं अब बताऊंगा। 6 दशक में क्या हुआ वो आपने अभी ताली बजाई, अब ताली डबल बजानी पड़ेगी। बीते 1 दशक में भारत ने अपनी जीडीपी में करीब $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। दस सालों में भारत की इकोनॉमी का साइज 2 गुना हो गया है, डबल। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। याद रहेगा ना? कितनी? और वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। साथियों,
हम अक्सर सुनते हैं कि जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं वही कुछ बड़ा कर पाते हैं। अब ये बात आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहां तक तो आ ही गए हैं। आज भारत और भारत का युवा इसी मिजाज से आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज भारत नए नए सेक्टर्स में तेज गति से ग्रो कर रहा है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम, शायद आपने भी 10-15 साल पहले स्टार्टअप सुना ही नहीं होगा। मैं एक बार स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो उसमें एक 8-10 लोग थे जो स्टार्टअप वाले थे, बाकी सब तो अभी क्या है स्टार्टअप समझने वाले थे। तो उसमें बंगाल की एक बेटी वो अपना अनुभव शेयर करने के लिए खड़ी हुई, क्योंकि मुझे लोगों को समझाना था ये कौन सी नई दुनिया है। तो उस बेटी काफी पढ़ी लिखी थी, अच्छी नौकरी की हकदार थी और वेल सेटल थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो उसने अपना अनुभव बताया। वो बंगाली थी, तो वो अपने गांव गई। उसने मां को कहा कि मां मैंने तो सब छोड़ दिया, नौकरी वोकरी छोड़ दिया। तो मां से क्या? तो बोले क्या करोगी? तो बोले स्टार्टअप करोगी। तो बोले महाविनाश। लेकिन आज यही हमारे नौजवान कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए भारत के लिए नए सॉल्यूशन पर काम करने की ठानी और नतीजा क्या शानदार निकला है। आज भारत में 1.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि इन दिनों